Good morning students. Today our topic is role of hormones in initiating reproductive functions. हार्मोन्स का रोल किसमें? इनिशिएटिंग मतलब स्टार्ट करने में, रिप्रोडक्टिव फंक्शन की स्टार्टिंग में, उनको एक्टिव बनाने में हार्मोन्स के रोल के बारे में हमने पढ़ना है. द हार्मोन्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इनिशिएटिंग द रिप्रोडक्टिव फंक्शन ऑफ एडोलसेंट्स. एडोलसेंट्स में रिप्रोडक्टिव फंक्शन को इनिशिएट करने में हार्मोन्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. बिकॉज जो चेंजेस होते हैं एडोलसेंट्स में प्यूबर्टी के टाइम, वो सभी किससे कंट्रोल किए जाते हैं? हॉर्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं. इन अदर वर्ड्स, द कंट्रोल ऑफ प्यूबर्टी इज कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स. जो प्यूबर्टी का टाइम पीरियड है उसे कंट्रोल कौन करता है? हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं. प्यूबर्टी बिगिंस विद द सडन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ hormones in the body which cause a number of changes in boys and girls. प्यूबर्टी की शुरुआत से ही ह्यूमन बींग्स में हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन में इंक्रीज होने लगता है, जिसके कारण बॉयज़ और गर्ल्स के में जो अपीयरेंस में चेंज होना, सेकेंडरी चेंजेस होते हैं ना, वो सब कुछ होने लगते हैं. तो हम क्या कह सकते हैं कि हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन के कारण ही बॉयज़ और गर्ल्स में नंबर ऑफ चेंजेस कैन अक्कर, उनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट टेस्टिस एंड ओवेरीज आर द रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमंस. ह्यूमन बींग्स में जो रियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो क्या हैं? टेस्टिस और ओवेरीज हैं. टेस्टिस किस में होते हैं? मेल्स में, और ओवेरीज फीमेल्स में. In addition to producing gametes, testes and ovary produces sex hormones which also brings about changes in the bodies of boys and girls. गैमेट्स को प्रोड्यूस करने के साथ साथ टेस्टिस और ओवेरीज सेक्स हॉर्मोन्स को भी रिलीज़ करती हैं. मेल्स में जैसे टेस्टिस होती हैं, मेल गैमेट्स को तो प्रोड्यूस करती हैं, स्पर्म्स को, साथ ही साथ जो टेस्टिस से एक हार्मोन भी रिलीज़ होता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, और ओवेरीज से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन. तो मेल्स, ये जो टेस्टोस्टेरोन है ना, ये मेल हार्मोन है, मेल्स में होता है, जबकि एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है. ठीक है, तो इनमें जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं उनके कारण ही बॉयज़ और गर्ल्स में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं. द टेस्टिस मेक मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन. जो टेस्टिस होती हैं वो मेल सेक्स हार्मोन बनाती हैं जिसे टेस्टोस्टेरोन बोला जाता है, और ओवेरीज एक फीमेल सेक्स हार्मोन बनाती है जिसे एस्ट्रोजन बोला जाता है. अब इनके प्रोडक्शन को भी एक दूसरा हार्मोन कंट्रोल करता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है. पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? हमारे जो ब्रेन है ना, उसके लोअर पार्ट में होती है ये पिट्यूटरी ग्लैंड. तो उससे एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसका नाम होता है गैनाडोट्रोपिक हार्मोन. तो ये जो गैनाडोट्रोपिक हार्मोन है ये टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इन सेक्स हार्मोन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करके रखता है. The production of sex hormones testosterone and estrogen increases dramatically at the stage of human growth called puberty. Puberty के टाइम में ये जो सेक्स हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन है, कौन से हॉर्मोन्स? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इनकी जो प्रोडक्शन है वो एकदम से इंक्रीज़ कर जाती है, जिसके कारण बॉयज़ और गर्ल्स में काफ़ी सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. This rise in the level of sex hormones which is responsible for the changes in the body of adolescents, boys and girls at puberty. जिसके कारण प्यूबर्टी के टाइम बॉयज़ और गर्ल्स में की बॉडी में काफ़ी सारे हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं. जैसे बॉयज़ में क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि डीपर वॉइस, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, ब्रॉड शोल्डर्स एंड चेस्ट, ये सब हमें बॉयज़ में देखने को मिलता है. और क्या होता है? अगर सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, अगर उसकी प्रोडक्शन में इंक्रीज़ होता है तो उसके कारण क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स एट प्यूबर्टी. प्यूबर्टी के टाइम मेल सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है. साथ ही साथ बॉयज़ में ग्रोथ स्पर्ट देखने को मिलता है, काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ होने लगती है बॉयज़ में. इस तरह से टेस्टोस्टेरोन ये सब चेंजेस करता है बॉयज़ की बॉडी में. गर्ल्स की बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं? फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, लो पिच की वॉइस होना,
सॉरी गर्ल्स में हाई पिच की वॉइस होती है, सच एज श्रील वॉइस जिसे बोलते हैं। और डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रॉडर हिप्स वगैरह, ये सब एस्ट्रोजन के कारण ही होती हैं। The hormones from pituitary gland stimulate testes and release male sex hormones testosterone at the onset of puberty in boys. Boys में जब प्यूबर्टी की शुरुआत होती है तो जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है ना, क्या नाम था उसका, गैनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड से गैनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज़ होता है वो टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है। क्यों? टू रिलीज मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करने के लिए टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉयज़ की बॉडी में। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूसेस मेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन बॉयज़ एट प्यूबर्टी सच एज डीपर वॉइस, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर लाइक मस्टैच एंड बियर्ड, ब्रॉड शोल्डर एंड चेस्ट, एडम्स एप्पल, मोर मसल्स, मस्क्यूलर बॉडी का होना। तो ये जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बॉयज़ में, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं, जो जन्म के बाद होती हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, उनके ब्रॉड शोल्डर्स हो जाना, मस्क्यूलर हो जाना उनकी बॉडी, ये सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और प्राइमरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो जन्म के टाइम ही होती हैं। तो ये जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो किन के कारण होती है, टेस्टोस्टेरोन के कारण। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कॉजेज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम टेस्टोस्टेरोन के कारण ही मेल सेक्स ऑर्गन्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, सच एज टेस्टिस की। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कॉजेज ग्रोथ स्पर्ट इन बॉयज़ एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम बॉयज़ में जो ग्रोथ स्पर्ट देखा जाता है वो किसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। अब जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है वो क्या है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन को भी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो गैनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होता है उसी के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, आपको पता है। कंट्रोल तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है गैनेडोट्रोपिक हार्मोन, उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है इसके रिलीज को, लेकिन ये रिलीज कहाँ से होता है, ओवेरी से रिलीज होता है। तो इसके कारण क्या क्या चेंजेस होते हैं फीमेल्स में। एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूसेस फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन गर्ल्स एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम गर्ल्स में जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं वो इसी हार्मोन के कारण आती हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन causes the growth and development of female sex organs at puberty। puberty के टाइम फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट भी एस्ट्रोजन के कारण ही होती है। एस्ट्रोजन हार्मोन ब्रिंग अबाउट द मंथली प्रिपरेशन ऑफ यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण यूट्रस की जो मंथली प्रिपरेशन होती है, यूट्रस की वॉल का थिक हो जाना, स्पंजी हो जाना, तो ये जो सारी मंथली प्रिपरेशन है प्रेगनेंसी के लिए वो भी एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही होती हैं। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव फेज़ इन लाइफ ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव फेज़ के बारे में, उनकी लाइफ में जब रिप्रोडक्टिव फेज़ आता है। एडल्सेंट्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम जो एडल्सेंट्स होते हैं, किशोर होते हैं, वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाते हैं। उसी टाइम पीरियड को ही तो प्यूबर्टी बोला जाता है। When their testes and ovaries begins to produce gametes, जब उनकी टेस्टिस और ओवेरीज क्या प्रोड्यूस करने लग जाती हैं, गैमेट्स। मेल्स में स्पर्म्स और फीमेल्स में एग्स। एडल्सेंट बॉयज़ ग्रो एंड बिकम मैन। एडल्सेंट बॉयज़ बड़े होकर क्या बनते हैं, मैन, और गर्ल्स बड़े ग्रो होकर क्या बनती हैं, विमेन बनती हैं। इन मैन कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मेल गैमेट्स और स्पर्म्स यूजली लास्ट थ्रू आउट लाइफ। जो मेल्स में मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी होती है वो उनकी थ्रू आउट लाइफ, यानी पूरी लाइफ तक वो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। फीमेल गैमेट्स जो प्रोड्यूस होते हैं ना, उनमें जो कैपेसिटी होती है फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी फीमेल्स में, वो सिर्फ 45 to 50 ईयर्स तक ही होती है। उसके बाद वो गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते। Due to this, the reproductive phase of life in man lasts much longer than in women। इसके कारण हम क्या कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव फेज़ है, रिप्रोडक्टिव फेज़ का मतलब वो टाइम पीरियड जब तक कोई इंसान रिप्रोडक्शन के कैपेबल है, तो वो रिप्रोडक्टिव फेज़ मैन में तो पूरी लाइफ चलता है, लेकिन फीमेल्स में कुछ एज तक ही ये पॉसिबल हो पाता है।
सो द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन मैन लास्ट मच लॉन्गर इन वीमेन। इसमें ये बाद तक चलता रहता है, काफ़ी टाइम तक चलता रहता है एज कम्पेयर टू वीमेन। वी विल नाउ डिस्कस द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन फीमेल्स इन डिटेल्स। फीमेल्स के बारे में पढ़ेंगे। इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट प्यूबर्टी like 10 to 12 years of age and generally last till the age of approximately 45 to 50 years। जो वीमेन में रिप्रोडक्टिव फेज़ होता है उसकी शुरुआत प्यूबर्टी से होती है, ठीक है। प्यूबर्टी कब शुरुआत होती है? लगभग 10 से 12 साल के बीच बीच में शुरुआत हो जाती है गर्ल्स में। और ये रहती कब तक है? रिप्रोडक्टिव फेज़ की स्टार्टिंग तो 10 से 12 साल तक होगी प्यूबर्टी की स्टार्टिंग से, तो फिर ये रहती कब तक है फीमेल्स में? लगभग 45 टू 50 ईयर्स तक प्यूबर्टी ये रिप्रोडक्टिव फेज रहता है। विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की शुरुआत से ही द एग्स बिगिंस टू मैच्योर इन द ओवेरीज ऑफ वीमेन। वीमेन की ओवेरीज में एग्स का मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी के स्टार्टिंग से। वन मैच्योर एग इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवेरीज ऑफ वीमेन वंस इन अबाउट 28 टू 30 डेज। ये जो ओवेरीज हैं इनमें से 28 से 30 दिनों के बाद एक मैच्योर एग रिलीज़ होता है। कोई एक ओवेरी में से 28 से 30 दिनों के बाद एक मैच्योर एग रिलीज़ होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस ग्रोज एंड बिकम थिक एंड स्पॉन्जी, प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग। इस टाइम ये यूट्रस है ना खुद को प्रिपेयर कर लेता है। इसकी जो ये लाइनिंग होती हैं वो थिक हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती हैं, ताकि ये फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव कर पाएँ, जाइगोट को रिसीव कर पाएँ। तो ये जो एग रिलीज़ हुआ अगर वो फर्टिलाइज हो गया यानी स्पर्म के साथ फ्यूज़ हो गया तो वो क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा और धीरे धीरे नीचे आएगा एम्ब्रियो की फॉर्म में और यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइज ना हुआ वो एग जो रिलीज़ हुआ किसी एक ओवेरीज में से, अगर वो फर्टिलाइज ना हुआ तो इस थिक लाइनिंग का कोई काम नहीं है फिर। तो ये अपने आप ही टूट जाती है। इनमें ब्लड वेसल्स होते हैं तो टिश्यूज़ के साथ साथ ब्लड की फॉर्म में ये वजाइना से बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस ग्रोज। ये जो इनर लाइनिंग है वो ग्रो होती है। जब वो एग रिलीज़ हुआ तो वो ग्रो हुई एंड बिकम थिक एंड स्पॉन्जी। और कैसी बन जाती है? थिक और स्पॉन्जी बन जाती है। प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग। ये प्रिपेयर हो रही है ताकि फर्टिलाइज एग को रिसीव कर पाए। इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग सेल, अगर एग सेल का फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी वो स्पर्म के साथ लेट सपोज फ्यूज़ कर जाता है, द फर्टिलाइज्ड एग सेल बिगिंस टू डिवाइड टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। तो जो फर्टिलाइज्ड एग सेल है जो स्पर्म के साथ फ्यूज़ हो गया वो डिवाइड होगा रिपीटेडली, हमने पहले पढ़ा था, और एम्ब्रियो बनेगा। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द थिक यूट्रस लाइनिंग। अगर वो एम्बेडेड इस थिक यूट्रस लाइनिंग में एम्बेडेड हो जाता है तो दिस लीड्स टू प्रेगनेंसी। इसके कारण क्या हो जाती है? फिर प्रेगनेंसी हो जाती है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू बर्थ ऑफ अ बेबी। जिसके बाद क्या होता है? बेबी का बर्थ होता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, फर्टिलाइजेशन ही ना हो, एक एग तो रिलीज़ होगा 28 से 30 दिन के बाद में, अगर उसका फर्टिलाइजेशन ना हुआ, इफ़ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर ड्यू टू द लैक ऑफ स्पर्म की कमी के कारण अगर फर्टिलाइजेशन ना हुआ, देन द एग रिलीज बाय ओवेरी डाइज। तो जो एग होता है वो मर जाता है विद इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में ही वो एग मर जाता है। एंड द थिक लाइनिंग ब्रेक्स डाउन। ये जो थिक लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन मतलब टूट जाती है। ये ब्लड वेसल्स की बनी होती है तो ये टूट जाती है बिकॉज अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एग तो रहा नहीं, तो अब ये ब्लड उसी के लिए तो थी ये, उसको रिसीव करने के लिए, अब उसे तो ये मिला नहीं तो फिर ये टूट जाएगी। सिंस द थिक यूट्रस लाइनिंग कंटेन्स अ लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं। देयरफॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ यूट्रस लाइनिंग प्रोड्यूसेस ब्लड अलॉन्ग विद अदर टिश्यू। तो उसके टूटने के साथ साथ ही ब्लड निकलता है और अलॉन्ग विद अदर टिश्यूज़, और टिश्यूज़ के साथ साथ ब्लड भी प्रोड्यूस होता है। दिस ब्लड एंड द अदर टिश्यू कम आउट ऑफ वजाइना ऑफ वुमेन इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। ब्लीडिंग की फॉर्म में वुमेन की वजाइना से बाहर निकल जाते हैं। द ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस विच अकर्स इन अ वीमेन एवरी मंथ टिल द एग सेल हैज़ नॉट बीन फर्टिलाइज्ड इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फ्लो या फिर मेंस्ट्रुएशन। वीमेन की यूट्रस से ये ब्लीडिंग होना हर महीने
इसे बोला जाता है मेंस्ट्रुअल फ्लो या फिर मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। जो मेंस्ट्रुएशन होता है वीमेन में 28 से 30 दिन के बाद होता है। मेंस्ट्रुएशन अकर्स एवरी 28 to 30 डेज बिकॉज ओव्यूलेशन, जो रिलीज ऑफ एग है बाय ओवम बाय द ओवेरी ऑफ वीमेन, अकर्स आफ्टर एवरी 30 to 30 डेज, 28 to 30 डेज। जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो लगभग 28 से 30 दिन के बाद होता है, हर 28 से 30 दिन के बाद, क्योंकि जो ओवेरी से एग का रिलीज़ होना है वो भी 28 से 30 दिन के बाद ही होता है। इन एवरीडे लैंग्वेज मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मंथली पीरियड। मेंस्ट्रुएशन को मंथली पीरियड या फिर जस्ट पीरियड्स बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेंसेस, मेंसेस भी बोला जाता है। और ये लगभग 3 to 5 डेज नॉर्मली रहते हैं इन अ मंथ। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगन्स एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के स्टार्टिंग में फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होते हैं। द फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनार्क। मेंस्ट्रुएशन का पहली बार होना प्यूबर्टी के टाइम मेंस्ट्रुएशन का पहली बार होना, फर्स्ट अकरेंस होना इज कॉल्ड मेनार्क। उसे क्या बोला जाता है? मेनार्क बोला जाता है। मेनार्क इज द बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ गर्ल। गर्ल की रिप्रोडक्टिव लाइफ की बिगनिंग है, शुरुआत है मेनार्क। इन अदर वर्ड्स मेनार्क इज अ टाइम फ्रॉम विच अ गर्ल बिकम्स कैपेबल ऑफ हैविंग अ बेबी। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि मेनार्क वो टाइम है जब एक गर्ल हैविंग अ बेबी के लिए कैपेबल हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स टेम्पररीली व्हेन द वीमेन बिकम्स प्रेग्नेंट। जब वीमेन प्रेग्नेंट होती है तो मेंस्ट्रुएशन टेम्परली यानी थोड़े टाइम के लिए स्टॉप हो जाते हैं, लेकिन जब बेबी का बर्थ होता है तो फिर से ये स्टार्ट हो जाते हैं। मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स परमानेंटली व्हेन अ वीमेन रीच एज द एज ऑफ 45 to 50। हमें पता है वीमेन में रिप्रोडक्टिव फेज 45 से 50 ईयर्स तक ही होता है। उसके बाद जो ओवेरीज होते हैं वो एग को रिलीज़ करना बंद कर देती हैं, तो उस टाइम मेंस्ट्रुएशन भी फिर स्टॉप कर जाता है। विद द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन की परमानेंट स्टॉपेज हो जाती है, ए वुमेन लॉसेज हर एबिलिटी टू बियर चिल्ड्रन। तो वीमेन में जो चिल्ड्रन होने की जो एबिलिटी होती है, बच्चे होने की एबिलिटी होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन ए वीमेन इज कॉल्ड मेनोपॉज। जो मेंस्ट्रुएशन की परमानेंट स्टॉपेज होती है वीमेन में, उसे मेनोपॉज बोला जाता है। मेनोपॉज अकर्स इन वीमेन एट द एज ऑफ अबाउट 45 to 50 ईयर्स। मेनोपॉज जो होता है, परमानेंट स्टॉपेज होती है मेंस्ट्रुएशन की, वो लगभग 45 से 50 साल तक हो जाती है। ए वीमेन स्टॉप्स ओव्यूलेटिंग एट मेनोपॉज एंड कैन नो लॉन्गर बिकम प्रेग्नेंट। जो वीमेन होती है स्टॉप्स ओव्यूलेटिंग यानी एग्स को रिलीज़ करना ओवेरी से बंद कर देती है मेनोपॉज के टाइम, और एंड कैन नो लॉन्गर बिकम प्रेग्नेंट। मेनोपॉज इज द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ ए वुमेन। इसके कारण वुमेन में रिप्रोडक्टिव लाइफ का एंड हो जाता है। सो हम क्या कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है वुमेन की वो मेनार्की से स्टार्ट होती है। मेनार्की मतलब जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होते हैं, तो मेनार्की से स्टार्ट होती है रिप्रोडक्टिव लाइफ, और ख़त्म किस पे हो जाती है? मेनोपॉज पे। मेनोपॉज वो टाइम होता है जब वो परमानेंटली स्टॉप कर जाते हैं। तो मेनार्की से स्टार्ट होकर मेनोपॉज पे ख़त्म हो जाती हैं। अब देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन इन वुमेन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो एग के रिलीज़ होने की प्रोसेस है उसे ओव्यूलेशन बोला जाता है। तो ओव्यूलेशन की प्रोसेस और मेंस्ट्रुएशन होना वीमेन में, उसे क्या बोला जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। बिकॉज साइकिल किसे बोला जाता है? क्योंकि ये एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद बार बार होता है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए पीरियड ऑफ अबाउट 28 to 30 डेज ड्यूरिंग विच एन एग सेल मैच्योर एंड मैच्योर एग सेल इज रिलीज्ड बाय द ओवेरी। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो एक पीरियड होता है 28 to 30 डेज़ का होता है, जिसमें एक मैच्योर एग सेल रिलीज़ होता है ओवेरी से। यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसका थिक होना, और फाइनली द यूट्रस लाइनिंग ब्रेक्स डाउन कॉजिंग ब्लीडिंग इन वीमेन। और क्या होता है, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है फाइनली ब्रेक डाउन मतलब टूट जाती है, जिसके कारण वीमेन में ब्लीडिंग होती है। इनिशियली द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन गर्ल्स में बी इरेगुलर। शुरुआत में मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर भी हो सकते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स रेगुलर। मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वीमेन इज कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स। ये भी हॉर्मोन्स के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में। हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियाई में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं,
न्यूक्लियाई में क्रोमेटिन होता है जिसके ऊपर क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के हर सेल में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल द ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ एवरी नॉर्मल बॉडी सेल। जो नॉर्मल बॉडी सेल होते हैं उनके न्यूक्लियाई में कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। टोटल क्रोमोसोम 46 होते हैं। अगर आपको पेयर की फॉर्म में पूछे जाए तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में एक पेयर होता है जिन्हें बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स। ये सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये नॉर्मल सेल्स नहीं है, ये स्पेशल सेल्स हैं जिन्हें कि रिप्रोडक्टिव सेल बोला जाता है। The two chromosomes that determines the sex of an offspring are called sex chromosomes. दो ऐसे क्रोमोसोम्स जो बेबी के सेक्स को डिटरमाइन करेंगे, मतलब कि वो लड़का होगा या लड़की, उन्हें बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम। द टू क्रोमोसोम दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन बेबी और ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। अब जो गैमेट्स होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं, वो नॉर्मल बॉडी सेल नहीं होते, वो स्पेशल सेल होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्टिव सेल। गैमेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, सेक्स सेल्स की बात हो रही है, यानी स्पर्म्स और एग्स की बात हो रही है, नॉर्मल सेल नहीं है ये। तो जो गैमेट्स होते हैं ना, उनमें 23 सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम नहीं होते। देखो सभी बॉडी सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, यानी 46 क्रोमोसोम है, लेकिन इनमें क्या होता है? 23 सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, जिसके कारण क्या होगा? दो सेक्स क्रोमोसोम्स हमने पढ़े थे, इनमें से एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है, यानी दो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे। लेकिन अगर इनमें 23 सिंगल क्रोमोसोम है, सिर्फ 23 हैं, तो इनमें दो तो नहीं होंगे सेक्स क्रोमोसोम, एक ही सेक्स क्रोमोसोम होगा ना। अब क्या होता है कि जो विमेन में एग सेल्स होते हैं उनमें सब, या फिर सभी गैमेट्स, हम क्या बोल सकते हैं, विमेन में जो भी एग सेल्स होते हैं उनमें है ना सभी एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, ठीक है। अब जो विमेन के जो एग सेल हैं, जो गैमेट्स हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है, आपने याद रखना है। लेकिन जो मेल के गैमेट्स होते हैं, यानी स्पर्म्स होते हैं, उनमें आधे गैमेट्स में तो एक्स क्रोमोसोम होता है और आधे में वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? एग सेल में तो सभी एक्स क्रोमोसोम, लेकिन स्पर्म्स यानी जो मेल गैमेट्स होते हैं उनमें आधे एक्स होंगे और आधे वाई होंगे, ठीक है। अगर एग तो सभी के सभी एक्स है ना, तो फीमेल वाले में तो एक्स है, अगर मेल की साइड से एक्स क्रोमोसोम आता है तो एक्स और एक्स का कॉम्बिनेशन होगा, तो एक्स और एक्स के कॉम्बिनेशन से जो बनता है ना वो गर्ल बनती है, ठीक है। अब फीमेल की साइड से तो एक्स ही आने हैं, अगर मेल की साइड से वाई क्रोमोसोम आता है तो एक्स और वाई का फ्यूज़न होगा, तो एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? बॉय बनता है, ठीक है। द बेबी डेवलप्ड फ्रॉम एक्सेस कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन जाइगोट इज अ गर्ल। जो बेबी डेवलप्ड होगा एक्स कॉम्बिनेशन से, सेक्स क्रोमोसोम के एक्स कॉम्बिनेशन से जाइगोट में, उससे क्या बोलेंगे? गर्ल बोलेंगे, या वो गर्ल होगी। अगर जो बेबी डेवलप होगा एक्स वाई कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम्स के एक्स वाई कॉम्बिनेशन से, तो जाइगोट जो डेवलप हुआ तो वो क्या बनेगा? एक बॉय बनेगा। नाउ वी रीड हाउ इज़ द सेक्स ऑफ अ बेबी डिटरमाइंड, कि बेबी का सेक्स किस तरह से डिटरमाइन होता है। व्हेन अ वीमेन गिव्स बर्थ टू अ बेबी इट कैन बी बॉय और गर्ल। जब वीमेन किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लेकिन जो बेबी का सेक्स है, जो जन्म दिया गया बच्चा है उसका सेक्स है, वो कब डिसाइड होता है? वो डिसाइड होता है एट द मोमेंट द एग सेल ऑफ वीमेन गेट फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म ऑफ एग एंड प्रेगनेंसी अकर्स। जब उनका फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, तभी वो सेक्स डिटरमाइन कर लिया जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स के द्वारा। दिस इज बिकॉज द इंस्ट्रक्शंस फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ बेबी are present in the sex chromosome which are in the nucleus of fertilized egg called zygote। क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन होती है ना सेक्स, बेबी का सेक्स डेवलप करने के लिए, वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो जो जाइगोट बना, फर्टिलाइज्ड एग बना, उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर उसमें एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स हुए तो फिर गर्ल बनेगी,
अगर एक्स वाई क्रोमोसोम्स का कॉम्बिनेशन हुआ तो वो इंस्ट्रक्शन क्या देंगे, बॉय के लिए इंस्ट्रक्शन देंगे। ठीक है, तो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, जाइगोट होता है, उसके न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स, उनकी इंस्ट्रक्शन से ही ये बेबी का सेक्स डिटरमाइन किया जाता है। अब हमें पता है दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। ए फीमेल हैज़ ओनली एक्स क्रोमोसोम इन ऑल हर गैमेट्स कॉल्ड एग्स। एग्स जो फीमेल्स में जो एग्स हैं यानी उसके जो गैमेट्स हैं उसमें सभी के सभी एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। दैट मीन्स ऑल द फीमेल गैमेट्स कॉल्ड एग्स हैव ओनली एक्स क्रोमोसोम, सभी में एक्स क्रोमोसोम ही है। लेकिन जो मेल है उनमें एक्स क्रोमोसोम भी होते हैं, वाई क्रोमोसोम भी होते हैं, यानी आधे गैमेट्स में तो एक्स क्रोमोसोम, आधे गैमेट्स में वाई क्रोमोसोम। द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन व्हाट हैपन्स एट फर्टिलाइजेशन। जो चाइल्ड का सेक्स है यानी वो लड़का है या लड़की है वो डिटरमाइन किया जाता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम किसका कॉम्बिनेशन हुआ, एक्स एक्स का या एक्स वाई का, तो उसी से ही चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन किया जाता है। इफ अ स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज्ड विद एन एग सेल विच कैरीज एक्स क्रोमोसोम देन द जाइगोट फॉर्म विल हैव XX combination of sex chromosome due to which the child born will be a girl। अगर एक स्पर्म है कैरिंग एक्स क्रोमोसोम जिसमें एक्स क्रोमोसोम है, वो एक एग सेल के साथ फर्टिलाइज हो जाता है। एग सेल में तो सभी एक्स ही होंगे, अगर स्पर्म भी एक्स क्रोमोसोम वाला है, एग सेल भी एक्स क्रोमोसोम वाला है, तो जो जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइज्ड एग बनेगा, उसमें XX कॉम्बिनेशन होगा, XX कॉम्बिनेशन होगा सेक्स क्रोमोसोम का, जिसके कारण जो बच्चा जन्म लेगा वो क्या होगा, एक गर्ल होगी, लड़की होगी। अगर एक स्पर्म है जिसके पास वाई सेक्स क्रोमोसोम है और एक एग सेल तो एक्स वाले ही होते हैं, अगर इनका कॉम्बिनेशन हुआ तो जो फर्टिलाइज्ड एग बनेगा उसमें क्या होंगे, XY कॉम्बिनेशन होगा सेक्स क्रोमोसोम्स का, जिसके कारण जो बच्चा जन्म लेगा वो क्या होगा, एक लड़का होगा। इसलिए जो बच्चे का सेक्स है वो किस पर डिपेंड करता है कि जो जाइगोट बना, फर्टिलाइज्ड एग बना, उसमें किस तरह का कॉम्बिनेशन है, XX कॉम्बिनेशन है या XY कॉम्बिनेशन है। XX कॉम्बिनेशन से वो बच्चा लड़की बनेगी, अगर XY कॉम्बिनेशन हुआ तो वो बच्चा लड़का होगा। और एक और बात नोट करने वाली, अगर आपसे पूछे कि बच्चे का जो सेक्स है वो कौन डिटरमाइन करता है, एग या फिर स्पर्म, देखो एग तो सभी एक्स ही हैं, लेकिन स्पर्म पर डिपेंड कर रहा है ना कि स्पर्म किस तरह का है, वो एक्स क्रोमोसोम वाला है या वाई क्रोमोसोम वाला है। तो जो बच्चे का सेक्स है, लड़का या लड़की होना, वो स्पर्म्स पर डिपेंड कर रहा है, ना कि एग्स पर। इट इज़ द स्पर्म ऑफ द मैन विच डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। जो बच्चे का सेक्स है वो स्पर्म डिसाइड करेगा। अगर स्पर्म एक्स क्रोमोसोम वाला हुआ तो फिर लड़की होगी, अगर वाई क्रोमोसोम वाला हुआ तो लड़का होगा। ठीक है, तो 50-50% चांस होते हैं लड़का होने के, लड़की होने की, क्योंकि आधे तो होते हैं स्पर्म एक्स वाले और आधे होते हैं स्पर्म वाई वाले। अब देखो, द एग सेल ऑफ वुमेन कैन नॉट डिसाइड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड बिकॉज ऑल द एग सेल कंटेन सेम सेक्स क्रोमोसोम। अब जो एग सेल होते हैं वीमेन में वो डिसाइड नहीं करते कि बच्चे का सेक्स क्या होगा, वो स्पर्म्स के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि फादर रिस्पॉन्सिबल है, बच्चे का सेक्स किस तरह का होगा, लड़का है या लड़की, तो फादर रिस्पॉन्सिबल है। द बिलीव दैट मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ये विश्वास करना कि मदर रिस्पॉन्सिबल है वो तो फिर बिल्कुल गलत है। इन मैनी इग्नोरेंट इंडियन फैमिलीज़, ऐसी बहुत सारी इंडियन फैमिलीज़ हैं जो मदर को रिस्पॉन्सिबल मानती हैं। भाई गर्ल ने बर्थ लिया, लड़की ने बर्थ लिया तो माता को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, माँ को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। जो रिस्पॉन्सिबल है बच्चे के जन्म, जो बच्चा जन्म लिया उसके सेक्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो फादर रिस्पॉन्सिबल है। सच पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट इट इज़ द हस्बैंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तो ऐसे लोगों को ये समझना चाहिए कि हस्बैंड रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, नॉट हिज वाइफ। मोर ओवर ए गर्ल इज़ नो लेस देन अ बॉय। एक गर्ल किसी भी तरह से एक लड़के से कम नहीं होती। बोथ आर इक्वल, दोनों के दोनों इक्वल है।
अब हम पढ़ेंगे सम मिथ्स एंड टैबूज रिगार्डिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ मिथ्स हैं और कुछ टैबूज हैं। मिथ्स क्या होती है? ऐसी बातें जो फॉल्स हैं, झूठी हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा वाइडली उन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया, उन्हें स्वीकार कर लिया गया। ए वाइडली हेल्ड बट फॉल्स बिलीव। फॉल्स मतलब गलत विश्वास, लेकिन वाइडली हेल्ड, लेकिन उसे माना जाता है पूरे समाज के द्वारा। गलत है लेकिन माना जाता है, उसे क्या बोला जाता है? मिथ बोला जाता है। और टैबूज जो समाज में यूजुअली प्रोहिबिटेड होता है, जो चीज़ें ऐसी हैं जो मना करी जाती हैं हमारे समाज के कस्टम्स के हिसाब से, रीति रिवाजों के हिसाब से, वो होते हैं टैबू। ठीक है। देयर आर हावेवर मैनी रॉन्ग नोशंस। ऐसी बहुत सारी गलत धारणाएं हैं, बिलीव्स हैं हमारे माइंड्स में और बहुत सारे लोगों के माइंड्स में, कनेक्टेड विद द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के मामले में भी काफ़ी सारे मिथ्स और टैबूज हैं समाज में, विच आर बेस्ड ऑन द इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट्स, कि हम फैक्ट्स को इग्नोर करते हैं। साइंटिफिक जो भी फैक्ट हैं उनकी इग्नोरेंस के कारण काफ़ी सारे मिथ्स और टैबूज हमारे समाज में फैले हुए हैं। मिथ का मतलब होता है गलत अवधारणाएं, और टैबूज का मतलब जो चीज़ें करने के लिए हमें सोशल कस्टम अलाउ नहीं करते, मना करते हैं, वो टैबूज होते हैं। अब कुछ मिथ्स के बारे में पढ़ते हैं। एन इम्पोर्टेंट मिथ या फिर रॉन्ग बिलीफ, गलत विश्वास या फिर मिथ जिसे बोला जाता है, जो लोगों के माइंड में है, वो क्या है? मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड, कि अपने बच्चे के लिए मदर रिस्पॉन्सिबल है, कि अगर गर्ल होता है तो उसे, गर्ल होती है, लड़की होती है तो उस मदर को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। इट इज़ द हस्बैंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। द साइंटिफिक फैक्ट टेल्स दैट इट इज़ द फादर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड बोर्न। इट इज़ a great foolishness on the part of the society to hold the mother responsible for the sex of child born। ये सभी की मूर्खता है कि मदर को रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है चाइल्ड के सेक्स के लिए, जो बच्चा जन्म लिया है उसके सेक्स के लिए मदर को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। लेकिन साइंटिफिक फैक्ट के अकॉर्डिंग, जो हमारी साइंस, जो विज्ञान हमें बताता है, वो क्या है? इट इज़ द फादर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ चाइल्ड। एन इम्पोर्टेंट टैबू मतलब जो हमें करने से मना करा जाता है सोशल कस्टम्स के अकॉर्डिंग, जो ऐसी चीज़ जो हमें मना करी जाती है। एन इम्पोर्टेंट टैबू इन द माइंड्स ऑफ मैनी पीपल इज दैट ए गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन किचन ड्यूरिंग द डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन और पीरियड्स, कि किसी गर्ल को मेंस्ट्रुएशन के टाइम किचन में वर्क नहीं करना, तो ये काम करने के लिए हमें मना किया जा रहा है ना, तो वो क्या है? टैबू है। दिस टैबू इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये भी बिल्कुल गलत है। मेंस्ट्रुएशन इज़ द नेचुरल प्रोसेस इन गर्ल्स में बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो हार्म इफ़ अ गर्ल वर्क्स इन द किचन और गोज़ आउट फॉर अदर वर्क ड्यूरिंग द डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अगर कोई गर्ल इन दिनों में किचन में काम करे या बाहर जाए काम करने के लिए, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, किसी को नुकसान नहीं है इससे। द ओनली थिंग इज़ दैट गर्ल शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ पर्सनल हाइजीन। व्यक्तिगत स्वच्छता की तरफ गर्ल को उस टाइम प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन बाहर जाने या किचन में काम करने के लिए मना करना ये बिल्कुल सही नहीं है ड्यूरिंग द डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। सिंस वी नो दैट साइंटिफिक फैक्ट्स रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन्स, इट इज़ आवर ड्यूटी टू हेल्प इन इरेडिकेटिंग सच मिथ्स एंड टैबूज फ्रॉम आवर सोसाइटी। हमें पता है इस साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के टाइम जो भी साइंटिफिक फैक्ट हैं हमें सभी को पता है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना चाहिए? जो दूसरे लोग हैं जो इन मिथ्स और टैबूज़ को आज भी मानते हैं, उन्हें ये समझाना चाहिए, ताकि जो हमारे समाज में ये मिथ्स और टैबू हैं उन्हें इरेडिकेट किया जा सके, रिमूव किया जा सके। गॉड हैज़ मेड वीमेन टू क्रिएट ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ को क्रिएट करने के लिए भगवान ने वीमेन को बनाया है। सो वीमेन शुड बी हेल्ड इन हाई एस्टीम इन आवर सोसाइटी। इसलिए सोसाइटी में वीमेन का दर्जा जो है सबसे ऊंचा होना चाहिए। वाई लुक डाउन अपॉन वीमेन हु गिव बर्थ टू मैन। जो महिला मैन को जन्म देती है, आदमियों तक को जन्म देती है, उन्हें आप लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है उनका दर्जा आप मैन से कम कैसे समझ सकते हो? हु गिव बर्थ टू मैन, जो महिला पुरुषों तक को जन्म देती है तो उसका दर्जा पुरुषों से कम कैसे हो गया? फिर
आवर मदर इज़ अ वीमेन, हमारी मदर वीमेन है. आवर सिस्टर इज़ वीमेन एंड मैंस वाइफ इज़ ऑल्सो ए वीमेन. दैट्स वाई वी शुड help our government to save, protect and educate the girl child who will become the women of tomorrow. Next is adolescent pregnancy. Adolescent pregnancy के बारे में. The formal union of a man and women by which they become husband and wife is called a marriage. एक ऐसी formal union जिसके बाद मैन और विमेन क्या बन जाते हैं, हस्बैंड और वाइफ बन जाते हैं, उसे मैरिज बोला जाता है. हमारी कंट्री में जो एक लीगल एज है जिसके बाद एक गर्ल की मैरिज हो सकती है और जिसके बाद एक बॉय की मैरिज हो सकती है. गर्ल की क्या है 18 ईयर्स, ये लीगल एज है गर्ल्स की मैरिज के लिए, और बॉयज़ की एज के लिए 21 ईयर्स है. द लीगल एज फॉर द मैरिज ऑफ गर्ल्स हैज़ बीन फिक्स्ड एट 18 ईयर्स बिकॉज अर्ली मदरहुड कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. लीगल एज है वो 18 ईयर्स फिक्स्ड की गई है अब तक, तो क्योंकि जो मदरहुड है अगर वो जल्दी हो जाए यानी एट अ अर्ली एज मदरहुड कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर यंग मदर एज वेल एज़ फॉर द बेबी. इसके कारण बेबी और माँ दोनों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती हैं. सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ब्रॉट बाय द अर्ली मैरिज इन गर्ल्स की अर्ली मैरिज के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. द गर्ल्स यंगर दैन 18 ईयर्स ऑफ एज आर नॉट प्रिपेयर्ड फिजिकली एंड मेंटली फॉर मदरहुड यानी माँ बनने के लिए वो गर्ल 18 साल से पहले फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होती. अर्ली मैरिज एंड मदरहुड कोज हेल्थ प्रॉब्लम्स इन मदर एंड चाइल्ड. इसके कारण माँ और बच्चे दोनों के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं. अर्ली मैरिज एंड मदरहुड कोज एगोनी यानी एक्सट्रीम सफरिंग. उस गर्ल को काफ़ी ज़्यादा पीड़ा झेलनी पड़ सकती है जिसके लिए वो अभी तक प्रिपेयर्ड ही नहीं है. फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको जो जिम्मेवारी अब सौंपी जानी है उसके लिए भी वो प्रिपेयर्ड नहीं है. अर्ली मैरिज एंड मदरहुड curtails the chances ऑफ हायर एजुकेशन फॉर गर्ल्स. इसके कारण गर्ल्स की जो हायर एजुकेशन के चांस हैं वो भी कम हो जाते हैं, उनमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी कम हो जाती है अगर यंग गर्ल्स की मैरिज कर ली जाती है. अनफॉर्चुनेटली इन सम ऑफ द एरियाज ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्रीज़ के बहुत सारे एरिया में देयर इज़ अ ट्रेडिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह की ट्रेडिशन है. दिस ट्रेडिशन इज़ हार्मफुल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉट ओनली द गर्ल्स बट ऑल्सो द बॉयज़. ये जो बाल विवाह के जो ये ट्रेडिशन है, परंपरा है, रिवाज है, ये दोनों के लिए हार्मफुल है, गर्ल्स के लिए भी बॉयज़ के लिए भी. हालांकि हमारी गवर्नमेंट इज़ मेकिंग अ ग्रेट एफर्ट टू स्टॉप चाइल्ड मैरिज. बाल विवाह को रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे एफर्ट कर रही है, प्रयास कर रही है, लेकिन ये प्रयास तभी सक्सीड हो सकते हैं, सफल तभी हो सकते हैं जब लोग कोऑपरेट करें, लोग सहयोग दें, तभी ऐसा पॉसिबल है. सो एज रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, हम एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते ऑल ऑफ अस शुड डू आवर बेस्ट टू स्टॉप चाइल्ड मैरिजेज़ इन आवर कंट्री. हमारी कंट्री में जो चाइल्ड मैरिजेज़ हो रही हैं उन्हें रोकने के लिए हम सभी को योगदान देना चाहिए.